नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल्य एकेडमी पर। देखिए, ये हमारा मध्यकालीन इतिहास के घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, जहां पर फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासन के बारे में, इनके साहित्यों और साथ ही साथ मुगल कालीन स्थापत्य और कला के बारे में, और कुछ अन्य चीज़ें भी मुगल काल के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चूँकि हम लोग प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करते हैं, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। और तब तक आप लोग जो है लेक्चर को लाइक करते चलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? ए अहर, बी विश्यास, सी सूबा या डी सरकार। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मुगल कालीन प्रशासन के दौरान जिलों को जो है सरकार के नाम से जाना जाता था। देखिए, जो साम्राज्य था पूरा का पूरा मुगल सरकार का, वह विभिन्न सरकारों में, वह विभिन्न जो है सूबों में बटा हुआ था। सूबा किसको बोला जाता था? प्रांतों को। ठीक, और यह सूबे जो है वह कई जिलों में बटे होते थे। ठीक, और जिलों को क्या बोला जाता था? सरकार। आगे चल करके सरकारों को परगना या महल में विभाजित कर दिया जाता था। ऐसे मान के चलिए कि जैसे भारत पूरा एक देश है, तो यह हो गया मुगल साम्राज्य। भारत के अंदर मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कई विभिन्न प्रदेश हैं। ये हो गए क्या? सूबे हो गए, ठीक है, या प्रांत हो गए। अब इन सूबों के अंदर जैसे उत्तर प्रदेश में चले तो ये इलाहाबाद हो गया, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, गाजियाबाद हो गया, यहाँ पर जो है आपका हो गया वाराणसी हो गया। तो इस प्रकार इन जिलों को बोला गया सरकार। अब जिले आगे चल कर के ब्लॉक में विभाजित होते हैं ना, तो इन ब्लॉकों को कहा गया परगना या फिर महल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मुगल काल में जनपद या जिला क्या कहलाता था? तो अभी हमने देखा मुगल काल में जनपद या जिला जो है वह सरकार कहलाता था। नेक्स्ट, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? ए शाहना ए पील, बी मीर बख्शी, सी वजीर या डी सवाहे निगार। चलिए, इसका जो सही आंसर है सबको पता है, मुगल काल में सेना के प्रधान को मीर बख्शी कहा जाता था। इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। देखिए, मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। उच्च अधिकारियों सहित सभी श्रेणी के मनसबदारों की नियुक्ति का आदेश मीर बख्शी द्वारा ही दिया जाता था। घोड़ों को दागने, सिपाहियों का मुआयना करने आदि काम भी मीर बख्शी के जिम्मे ही होता था। नेक्स्ट, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था ए किसानों से टैक्स वसूलना, बी आय व्यय का लेखा रखना, सी न्याय देना या डी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण भी मीर बख्शी के द्वारा किया जाता था। मनसबदारों का पर्यवेक्षण नहीं करता था मीर बख्शी। देखिए, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था। इसके साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। लेकिन मीर बख्शी को वेतनाधिकारी केवल जदुनाथ सरकार ने कहा था। लेकिन वेतनाधिकार का कार्य मीर बख्शी का नियमित और स्थायी कार्य नहीं था। वेतन देने का कार्य दीवान ए तन करता था, न कि मीर बख्शी। ठीक है, हालांकि सैन्य अधिकारियों को वेतन देने का काम मीर बख्शी के द्वारा ही किया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ए बर्नियर, बी करेरी, सी मनुची या फिर डी टैवर्नियर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए, आरंभ में मनुची जो है वह तोपची के रूप में कार्य करता था दारा सिकोह की सेना में। ठीक, लेकिन 1659 में जब दारा सिकोह की मृत्यु हो जाती तो इसके बाद मनुची ने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। यह एक इटली का यात्री था। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। दूसरा, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीसरा, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। और चौथा, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए 1, 3 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 2 और 3 या डी 1 और
4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा कथन गलत है। मिर्जाओं के साथ अहदी अपने को संलग्न नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अहदी और दाखिली दो शब्द यहाँ आएंगे। ठीक है, देखिए मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे। एक होते थे अहदी और दूसरे होते थे दाखिली। ठीक, अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यद्यपि इन अहदी सैनिकों का मनसबदारों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था, इनकी भर्ती, इनके वेतन, वस्त्र, घोड़े सब के सब जो है वह राज्य की ओर से दिए जाते थे। इसको सामान्यतः अगर ऐसे समझना हो तो मान लीजिए कि कोई आईपीएस अधिकारी है तो उसको किस प्रकार से सारी चीज़ें मिलेंगी, उसकी भर्ती कौन करेगा, केंद्र सरकार, लेकिन वेतन जो है वह राज्य सरकार के हिस्से से जाता है। ठीक, फिलहाल उसको छोड़िए। देखिए अहदी जो होते थे उनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र, घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे और इनके लिए पृथक से दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है, एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपये वेतन देने का उल्लेख मिलता है, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 से 15 रुपये तक का ही वेतन दिया जाता था। और अकबर के समय अहदी सैनिकों की संख्या बढ़कर के 12,000 हो गई थी और ये बादशाह के सबसे योग्य एवं वफादार सैनिक भी माने जाते थे। हालांकि इनका मनसबदारों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था, लेकिन कभी कभी बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के पास नियुक्त कर दिया जाता था, यदि बादशाह आदेश देता था। वहीं अहदी क्या होते थे, दाखिली कौन होता था, तो देखिए दाखिली सैनिकों की भर्ती जो है वह किसके द्वारा की जाती थी, यहाँ नहीं दिया। ठीक है, दाखिली सैनिकों की भर्ती जो है वह भी बादशाह के द्वारा ही की जाती थी, लेकिन इनको मनसबदारों के अंतर्गत रखा जाता था। ठीक है, यही डिफरेंस था। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था ए सेना अधिकारी, बी विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी, सी लोक आचरण अधिकारी या डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मुगल प्रशासन में जो मुहतसिब था वह लोक आचरण का अधिकारी था। ठीक है, देखिए मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। इसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था और आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री और वेश्याओं के निवास को भी निषिद्ध घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए की गई थी कि ताकि ए सेना में भर्ती की जा सके, बी राजस्व संग्रह में सुविधा हो, सी धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो या डी साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मनसबदारों के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न भी आने वाले हैं, इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से बात की थी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम उसे स्किप भी करेंगे। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मनसबदारों की नियुक्ति जो है वह इसलिए की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन जो है वह लागू किया जा सके। ठीक है, देखिए आइए एक बार फिर से मनसबदारों के बारे में पूरी बात हो सकती है। ठीक है, देखिए मनसबदारों की नियुक्ति जो है मुगल काल से शुरू किया गया था, मनसबदारों को नियुक्ति देना। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था जो है वह अकबर ने शुरू किया था। फिलहाल यह एक प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी और इसमें इनको जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोल सैन्य व्यवस्था की ही तरह नियुक्त किया गया था या इस प्रथा को लागू किया गया था। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था जो भारत में थी वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और इनके जो है वह 33 वर्ग थे। यहाँ नीचे वाले प्रश्न में देखिए मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो है वह 33 वर्ग थे। इन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे और अकबर ने 40वें वर्ष में जात व सवार जैसे दोहरी व्यवस्था भी लागू कर दी थी मनसबदारी के अंतर्गत। जात और सवार आपको बताए गए। जात के अंतर्गत जो है सभी प्रकार के सैनिक आते थे, जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सारे शामिल होते थे, जबकि सवार पद के अंतर्गत जो है केवल घुड़सवार सैनिकों को ही रखा जाता था। 3 प्रकार की कोटियां या प्रकार होते थे मनसबदारों के। एक होता था जो निर्धारित संख्या के बराबर सैनिक रखते थे। मान लीजिए किसी को 500 का मनसब प्रदान किया गया तो उसको 500 सैनिक ही रखने पड़ते थे, वह पहली कोटि में आ गया।
दूसरी कोटि में वो आते थे जिनको 500 का मनसब प्रदान किया गया, लेकिन उन्होंने 250 सैनिक ही रखे, तो उनको दूसरी कोटि में रखा गया। तीसरी कोटि में वे लोग आते थे जिनको 500 का मनसब तो प्रदान किया गया, लेकिन वे 1/3 सैनिकों को ही रखते थे, तो उनको तीसरी कोटि में रखा जाता था। ठीक है। और इस मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग होता था। ऐसा नहीं कि सामान्य लोग गए और वह मनसब बन गए। ठीक है। जो सामान्य प्रजा होती थी वह अधिकतर जो है निम्नतम सोपान पे भर्ती होती थी सरकारी कार्यों में, और वह अमीर या अमीर ए उम्दा के दर्जे तक ही पहुंच पाती थी। ठीक है। और आगे चल करके इसी मनसबदारी व्यवस्था में सिंह अस्पा और 2 अस्पा पद भी जोड़ा गया। इसके अंतर्गत हुआ क्या कि बिना मनसबदारों का पद बढ़ाए, ठीक है, बिना मनसबदारों का पद इनक्रीज किए उनके सवारों की संख्या को बढ़ा दिया जाता था। जैसे अगर 2 अस्पा कर दिया गया तो उनको अपने सवारों की संख्या को 2 गुना करना होता था, और अगर सिंह अस्पा की व्यवस्था किसी मनसब के अंतर्गत रख दी गई तो उनको अपने सवारों की संख्या को 3 गुना करना पड़ता था। ठीक है। तो फिलहाल अब प्रश्न के बारे में बात करें। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल, और एक चीज़ और जान ली, यह अनुवांशिक नहीं थी। ठीक है। मशरूत या सशर्त पद प्राप्त होता था मनसबदारों को कि भैया ऐसा है, आप इसे अपने से नहीं बदल देंगे, किसी को ट्रांसफ़र कर दिया आप नहीं कर सकते। राज्य आपकी मनसबदारी को स्थानांतरित कर सकता है, और इसके अलावा ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आपका पुत्र भी मनसबदार होगा। ठीक है। तो अनुवांशिक रूप से मनसबदारी की व्यवस्था नहीं थी, यह भी जान लीजिए। अब बताइए, तो मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। ए, इसमें 33 वर्ग थे। बी, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। सी, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। या डी, समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। बताइए कौन सा सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहले ही बताया ना, घुड़सवार सैनिक जिनको होते, जो घुड़सवार सैनिक होते थे उनके अंतर्गत आता था सवार पद, यानी कि सवार पद के अंतर्गत केवल और केवल घुड़सवार सैनिक ही होते थे जिनके पास घोड़े वगैरह होते थे वे। ठीक। जबकि जात पद के अंतर्गत हाथी, घोड़ा, पैदल ये सारे सैनिक होते थे। तो कहाँ से सवार पद जात पद से बड़ा हो गया। ठीक है। हाथी ज़्यादा बड़ा होता है ना घोड़े से। फिलहाल इनके बारे में बात हो गई है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न, थोड़ा गला फंस रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दूसरा, मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। तीसरा, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। और चौथा, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। कूट है ए, चारों कथन सही हैं। बी, चारों कथन गलत हैं। सी, केवल 1, 2 एवं 3 सही हैं। या डी, केवल 1 और 3 सही है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल पहला और तीसरा कथन सही है। मनसबदारों को जात और सवार पद प्रदान किया जाता था। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन भी दिया जाता था। हालांकि कुछ मनसबदारों को जागीरें या फिर यूँ कहें भूमि का एक क्षेत्र प्रदान कर दिया जाता था और उनको जागीरदार कहा जाता था। ठीक है। अनुवांशिक इनका पद नहीं होता था। ठीक है। 1 और 3 सही है ना। 1 सेकेंड, ये ना मनसबदारों के 3 वर्ग थे, इसको पूरा हटाते हैं। देखिए मनसबदारों के 3 वर्ग थे और जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। 3 वर्ग वही जो मैंने बताया। पहली कोटि में वे मनसबदार आते थे जो निर्धारित संख्या के अंतर्गत सवार रखते थे। दूसरी कोटि में वे जो निर्धारित संख्या से 1/2 सवार रखते थे। तीसरी कोटि में वे जो निर्धारित संख्या से 1/3 सवार रखते थे। ठीक। तो 3 वर्ग थे और जात एवं सवार पद इनको इसी प्रकार से प्रदान किए जाते थे। बाकी ये अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे और इनको राज्य की तरफ से कभी कभी नकद वेतन दिया जाता था। और वह कौन देता था, तो वह मीर बख्शी के द्वारा दिया जाता था, न कि दीवान के द्वारा। और या फिर सामान्यतया होता क्या था कि मनसबदारों को भूमि का एक टुकड़ा या खंड प्रदान कर दिया जाता था और उनको बोला जाता था जागीर, भूमि के खंड को। ठीक। और
जो जिन भी मनसबदारों को इस प्रकार के भूखंड प्रदान किए जाते थे उनको बोला जाता था जागीरदार। ठीक है, आइए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। पहला, जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा कथन है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदार के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दो के दोनों ही कथन गलत हैं। कैसे? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, जागीरदारों के पास यानी कि मनसबदारों के पास न्यायिक और पुलिस दोनों ही दायित्व होता था और इनके बदले में इनको भूमि के आवंटन का अधिकार भी प्राप्त होता था। जबकि इसी पहले कथन में जो दूसरा स्टेटमेंट है कि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे, यहाँ तक सही है, लेकिन ये गलत है कि राजस्व उगाही को छोड़कर उन पर यानी कि जमींदारों पर अन्य किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती थी। दरअसल इनको अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने, विद्रोही तत्वों से निपटने के लिए, इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़े तो राज्य को अपने सैनिक संसाधन भी उपलब्ध कराने पड़ते थे। ठीक है, और जमींदारों के राजस्व का अधिकार वंशानुगत होता था, जागीरदारों का नहीं। ठीक है, आइए फिलहाल एक्सप्लेनेशन से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, मुगल प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होता था। मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय तथा वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे, और हमने पहले ही देखा कि मनसबदारी जो व्यवस्था थी वह अनुवांशिक नहीं थी। नेक्स्ट, इन्हें न्यायिक और यानी कि इन जागीरदारों को न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे, तथापि इनके अधिकार केवल सेवा काल तक ही सीमित रहते थे। जबकि इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे और इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राजस्व को देना होता था। बदले में उन्हें 10 से 11% और कुछ क्षेत्रों में 25% तक संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। जमींदारों के राजस्व अधिकार जो होते थे वह वंशानुगत होते थे और इनका मुख्य उत्तरदायित्व वह होता था राजस्व की उगाही। लेकिन इसके अतिरिक्त भी ये कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं या खिदमत जो है वह राज्य को देते थे, जैसे अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, विद्रोही तत्वों से निपटना, राज्य के अधिकारियों की सहायता करना, आवश्यकता पड़ने पर अपने सैनिक संसाधनों को भी राज्य को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ए लूट, बी राजगत संपत्ति, सी भू राजस्व या फिर डी कर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। मध्यकालीन भारत के लगभग सभी राज्यों के आय का मुख्य स्रोत जो था वह भू राजस्व ही था, लगभग क्या सभी राज्यों का। ठीक है, देखिए, मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। बाबर ने संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया। हुमायूं ने अपने समय में किसी भी प्रकार के भूमि सुधार संबंधी कोई भी कार्य नहीं किया, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, शेर शाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाह के मृत्यु के पश्चात जो है वह नष्ट हो गई। आगे चल करके अकबर ऐसा पहला मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान पद्धति का निर्माण किया था। कौन सी व्यवस्था थी? बंदोबस्त व्यवस्था या दहसाला पद्धति। ठीक, उसके शासनकाल में सामान्य उपज का 1/3 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था, जो कि शाहजहां के काल में बढ़ करके 50% तक हो गया था। और भू राजस्व वसूलने के लिए शाहजहां ने ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। नेक्स्ट, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है? ए भू राजस्व का, बी वेतन का, सी भत्तों का या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
ए। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो है वह भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। जरा सही से ध्यान करिए, तंबाकू लाया कौन था भारत में? तंबाकू लाया था जहांगीर, तो अरे पुर्तगाली, तो ये दोनों तो पहले ही निकल लिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। देखिए पुर्तगालियों द्वारा 1605 में भारत में तंबाकू लाया गया। इसके बाद यह भारतीय जनसमाज में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया। जहाँ देखिए वहीं लोग तंबाकू पीने की आदत पकड़ चुके थे। ठीक है, तो इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को इस तंबाकू के उपयोग का बंद करने के लिए निषेध आज्ञा जारी करनी पड़ी थी। 1617 में जहांगीर ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, ए चुंगी कर, बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या डी बुआई कर। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मदद ए मास जो है वह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को इंगित करता है। ठीक है, इसको जो है सयूर गल भी कहा जाता है। ठीक है, मदद ए मास को सयूर गल भी कहा जाता है। देखिए दान में दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण जो है वह सद्र नामक एक अधिकारी करता था और सद्र का यह भी दायित्व होता था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि यानी कि सरयू गल या मदद ए मास जो है वह स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से बनी रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह ए परगना के समानार्थी है, बी सरकार के समानार्थी था, सी सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, डी ऊपर लिखित में से कोई नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई को बोला जाता था चकला। ठीक है, कुछ ग्राम समूहों को, कुछ ब्लॉकों को मिला करके बीच में बना दिया गया था। देखिए मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों और जिलों में विभाजित किया गया। प्रत्येक सरकार अनेक परगना या महलों में विभाजित था और प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई इकाई चकला का संगठन किया गया था। किसके काल में? शाहजहां के काल में। नेक्स्ट, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। दूसरा, मनसबदारी का पद पैतृक था। नीचे कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक और न ही दो। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था जो है वह राज्य के कुलीन वर्गों से संबंधित थी और इसकी शुरुआत अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष यानी कि 1567 में की थी और आगे चल करके 40वें वर्ष में इस मनसबदारी व्यवस्था में इस मनसबदारी व्यवस्था को जात और सवार पद में विभाजित कर दिया था। ठीक है, और यह अनुवांशिक या वंशानुगत पद नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण आर है, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। कथन है ए, ऑप्शन है ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। सी, कथन सही परंतु कारण गलत है और डी, कथन गलत परंतु कारण सही है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। देखिए हालांकि योग्यता के आधार पर चयन होता था लेकिन कभी कभी इनके बारे में अपवाद भी हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, मुख्यतया चयन जो है वह योग्यता के आधार पर ही होता था। ठीक, चलिए
1567 में शुरुआत की थी अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की। ध्यान रखिएगा, अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में और 40वें वर्ष में इसने जो है मनसबदार में जात और मनसबदारों को जात और सवार पदों में विभाजित भी कर दिया था। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी कथन है 2 ए और बी, और आपको नीचे कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ए, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। बी, मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। ऑप्शन है ए और बी दोनों ही गलत हैं। बी, ए और बी दोनों ही सही हैं। सी, ए सही जबकि बी गलत है। और डी, ए गलत जबकि बी सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों ही सही हैं। आपसे कई बार बोला गया कि सैनिक और असैनिक अधिकारियों के बीच मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा, तो वही चीज़ यहाँ पर है। केवल सभी सभी मनसबदार जो है वह सभी सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। देखिए, अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में मनसबदारों की 66 श्रेणियाँ बताई हैं, लेकिन और यह श्रेणियाँ 10 से 10,000 तक होती थी, लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियाँ ही प्रचलित थी। तो कहीं प्रश्न आ जाए कि 33 श्रेणियाँ थी तो आपको वहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले आईने अकबरी में कितने प्रकार की श्रेणियाँ हैं मनसबदारों की, तब आपको लिखना है 66 श्रेणियाँ थी। नेक्स्ट सूचियाँ हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न अधिकारी हैं और दूसरे तरफ उनके अंतर्गत निर्धारित कार्य हैं। ए, दीवान ए तन, कार्यालयों को संभालने के लिए। बी, मुस्तारफी, प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। सी, मुशरिफ, जागीर व वेतन को देखना। या डी, वकिया नवीस, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। कूट है ए 2 4 1 3, बी 3 4 1 2, सी 1 3 2 4 या डी 4 1 2 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2। यहाँ से देखिए, मैं फिर से सुमेलित करवाता हूँ। देखिए, दीवान ए तन का कार्य होता था जागीरों को एवं वेतनों को देना, यानी कि जागीर और वेतन, दीवान ए तन। मुस्तारफी का कार्य होता था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ का कर्तव्य होता था कार्यालयों को संभालना। और सबसे अंत में जो हमारा बचता है वकिया नवीज, इसका कार्य होता था प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करना। ठीक, आइए एक बार फिर से नीचे देख लेते हैं और अच्छे से। देखिए, दीवान ए तन का कार्य होता था जागीर एवं वेतनों को देखना। मुस्तारफी का कार्य होता था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ का कार्य कार्यालयों को संभालने के लिए होता था, जबकि वकिया नवीस का कार्य होता था प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि कथन और कारण के रूप में है। इसमें कथन ए है कि अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण आर है, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का जो हुआ, एक सेकंड, कारण आ रहा है कि शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन सही किंतु कारण गलत है। और डी, कथन गलत किंतु कारण सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ देखिए, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्यों के सिक्कों को प्रचलन अकबर ने शेर शाह की तरह राज्यों के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण मुहरे, चांदी का रुपया और तांबे का दाम मानक सिक्कों के रूप में प्रचलित और प्रसारित हुए थे। ठीक है, स्वर्ण की जो थी वह मुहरे थी, चांदी के सिक्के को दाम रुपया बोला जाता था और तांबे के सिक्के को दाम बोला जाता था। ठीक है, हालांकि
यह मुद्रा पद्धति जो है वह शेरशाह के समान ही थी, लेकिन अकबर के समय भी तांबे का जो प्रमुख सिक्का था वह दाम था, इसको छोड़िए, 1 रुपये में अकबर के समय या मुगल काल में 40 दाम होते थे, जबकि शेरशाह के समय हमने देखा था दाम और रुपये और दाम के मध्य अनुपात कितना था, 1:64 का, यानी कि एक चांदी के सिक्के में 64 दाम होते थे। लेकिन फिलहाल यह हो गया 1 रुपये, यानी कि एक चांदी के सिक्के में 40 दाम होते थे। ठीक, राज्य की आय व्यय की गणना भी दाम में ही की जाती थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? ए भोज, बी सिद्धराज जयसिंह, सी जैन उल आबिदीन या डी अकबर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अकबर के द्वारा कुछ सिक्कों में राम सीता की आकृति थी और उन्हीं सिक्कों में नीचे रामसिया या फिर रामसीय देवनागरी लिपि में लिखा गया था। नेक्स्ट, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था मुगल काल में। ठीक है, और एक अन्य सिक्का भी था जिसका नाम था शाहरुख, अभी आएगा प्रश्न, देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं या डी शाहजहां। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जो है वह बाबर ने चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट, मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? ए धार्मिक कर, बी लगान निर्धारण का तरीका, सी धन कर या फिर डी संपत्ति कर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लगान निर्धारण का एक तरीका था मध्यकाल में बटाई। ठीक है, मुझे लग रहा है बैटरी बदलनी पड़ेगी अब। चलिए काम चलाते हैं पहले। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषकों के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 पद्धतियां अपनाई थी। पहला नस्क या मुक्तई अथवा इसे कनकूत कहा जाता था, दूसरा था नगदी अथवा जब्ती प्रणाली और तीसरा था गल्ला बख्शी या बटाई। ठीक है, शेरशाह पढ़ रहे थे ना हम लोग, छोड़ा है आप लोगों ने। नेक्स्ट, पछताइए तब, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? ए कनकूत, बी हल्की संख्या, सी जब्त या डी गल्ला बख्शी। दक्षिण की बात हो रही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में भी दक्षिण भारत में जो किसान थे वे हलों की संख्या के आधार पर ही भू राजस्व का भुगतान करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ खास नहीं, देखिए, औरंगजेब का इतिहास जे.एन. सरकार की पुस्तक का नाम है। इसमें ही यह उल्लेख किया गया है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई, लेकिन दक्षिण या दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन या दक्षिण में किसान जो है वह प्रति हल यानी कि हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित कर किया गया था? फिरोज शाह ने एक नहर बनाया था जिसका नाम है रजब वाह। ए सेखनू नी, बी सहाब नहर, सी नहर ए बिहिश्त या फिर डी नहर ए आगरा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी सहाब नहर। ठीक है, पुनर्जीवित किया गया था तो और नाम भी बदल दिया था इन्होंने। देखिए, मुगलकालीन सहाब या सिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह नहर को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले सिहाबुद्दीन खान, बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा जो है नहर की खुदाई और मरम्मत करके इसको चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय में दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदल करके सिहाब नहर रख दिया। ठीक, सिहाबुद्दीन से सिहाब नहर याद कर लीजिएगा। ठीक, फिलहाल चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला। तो लेक्चर को लाइक करते चलिएगा।
चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ए युद्ध दृश्य, बी पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, सी दरबारी चित्र या डी उपर्युक्त सभी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मुगल चित्रकला में यह सभी प्रकार के चित्र बनाए या देखने को मिलते हैं। उस्ताद मंसूर इसमें से जो थे वह पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने में दक्ष भी थे। नेक्स्ट, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। ए अकबर ने, बी हुमायूं ने, सी जहांगीर ने, डी शाहजहां ने। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था अपने निर्वासन के समय। ठीक है, देखिए मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान निर्वासन काल में हुमायूं ने मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने चित्रकला के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं ने। ठीक है, वैसे कहीं कहीं पर ऑप्शन नंबर बी भी माना जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन बी माना था, तो आप पहले बी के साथ ही जाइएगा। ठीक है, देखिए हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया जिसका नाम निगार खाना था या तस्वीर खाना था। ठीक है, और यह इसकी लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ए पहाड़ी, बी राजस्थानी, सी कांगड़ा या डी काली घाट। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल की काली घाट चित्रकला पर किसी भी प्रकार का मुगल प्रभाव नहीं पड़ा था। देखिए मुगल चित्रकला से पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा चित्रकला तो प्रभावित हुई, लेकिन काली घाट चित्रकला मुगल प्रभाव में नहीं है। ठीक है, इसने अपना प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ही ग्रहण किया था। ठीक, नेक्स्ट, अभी हाल ही में करंट में चर्चा में रही थी यह काली घाट चित्रकला, जरा कमेंट करके बताइए तो क्यों चर्चा में रही थी। आइए फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि दास्तान ए हमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ए अब्दुस समद, बी मंसूर, सी मीर सैयद अली या डी अबुल हसन। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुस समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा नामक चित्रांकन यह किया गया था। ठीक है, देखिए अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया, इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए हमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना प्रारंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी, शाहनवाज खां, देखिए बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। पहले सैयद अली और बाद में अब्दुस समद की देखरेख में 50 चित्रकारों ने इस चित्रकला को तैयार या इस चित्रांकन को तैयार किया था, जिसका नाम है दास्तान ए अमीर हमजा। ठीक, इसमें करीब 1400 चित्र हैं और यह ग्रंथ जो है वह फारसी नायक अमीर हमजा, जो कि मोहम्मद साहब के चाचा थे, उनके वीरतापूर्व कारनामों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब, अथवा ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा होगा? ए, दसवंत और बसावन जो है वह अकबरकालीन चित्रकार थे, या यूं कह लें तो दसवंत और बसावन जो है वह मुगल सम्राट अकबर के राज दरबारी चित्रकार थे। फिलहाल आइए एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। कुछ विभिन्न चित्रकारों के नाम देखने को मिलेंगे, इनको याद करना है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट प्रश्न आता है, आपने देखा, देखिए दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे, जिसमें दसवंत जो है वह कहार का बेटा था। इसको अकबर ने काफ़ी मदद की थी ताकि यह अपने समय का अग्रणी चित्रकार बन सके, लेकिन बाद में यह विक्षिप्त हुआ और इसने आत्महत्या कर ली। ठीक, देखिए अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम देखिए, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आइन ए अकबरी में गिनाए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन, महेश, खेमकरण, तारा,
सांवल, हरिवंश एवं राय। हरिवंश राय नहीं, हरिवंश एवं राय। ठीक है, बच्चन साहब के पास मत पहुंच जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां या ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। यूरोपीय चित्रकारी का मुगल दरबार में प्रवेश अकबर के समय में हो गया था। ठीक है, जो यह मिस्किन था ना, यह यूरोपीय चित्रकला का एक्सपर्ट भी था। इसके माध्यम से मुगल चित्रकला में दो प्रकार के प्रभाव पड़े। पहला तो व्यक्ति विशेष का चित्रण, जिसे हम लोग आजकल बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। दूसरा, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। ठीक है, अकबर के दरबार में मिस्किन जो था वह एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। ठीक, देखिए, जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला अब्दुस समद, दूसरा अबुल हसन, तीसरा अकारिजा, चौथा मीर सैयद अली। कूट है ए 1 एवं 2, बी 2 एवं 3, सी 3 एवं 4 या डी 4 एवं 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अबुल हसन और अकारिजा जो हैं यह दोनों जहांगीरी या फिर यूँ कह रहे तो जहांगीर के काल के चित्रकार थे। ठीक है, जबकि मीर सैयद अली और अब्दुस समद जो है वह हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की इन्होंने आधारशिला रखी थी। बात करें कुछ अन्य जहांगीर कालीन चित्रकारों की तो उनमें शामिल हैं अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन। नेक्स्ट और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताएं। हाँ, एक चीज़ और है कि जहांगीर यह दावा करता था, देखिए, मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय ना एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। मतलब किसी ने मुंह बना दिया, किसी ने पैर बना दिया, किसी ने धड़ा बना दिया, किसी ने कोई और अंग बना दिया। ठीक, तो इसके बावजूद भी जहांगीर का यह दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। मतलब वह बता सकता है कि भैया जो अबुल हसन थे उन्होंने आँख बनाई, जो उस्ताद मंसूर थे उन्होंने जो है बाल बना दिए, और जो फारूक बेग थे उन्होंने जो है दाढ़ी बना दी। ठीक है, तो इस प्रकार का दावा जो है वह जहांगीर करता था। ठीक है, हालांकि जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा गया है। ठीक है, अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का भी एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? तो जहांगीर ने मुख्यतया जो है चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी कि एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। होता क्या था ना, जैसे आपने कॉमिक्स बुक देखी होगी ना, तो उस प्रकार होती थी पांडुलिपियाँ, उनमें छोटे छोटे चित्र बने होते थे, बगल में कुछ लिखा होता था। जबकि एल्बम, जैसे आपने वैवाहिक एल्बम देखे होंगे ना, शादी समारोह के जो एल्बम बनते हैं जो फ़ोटो वाले, उनमें सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो के माध्यम से अपनी बातों को कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत की गई थी जहांगीर के द्वारा। और जो पोर्ट्रेट फ़ोटो होती है ना, जो पोर्ट्रेट मोड आजकल कैमरे में लगा करके फ़ोटो खींची जाती है, उसकी शुरुआत भी जहांगीर के समय में ही हुई थी, या यूँ कहें तो ज़्यादातर रूप से की जाने लगी थी, इनका विकास हो गया था। ठीक है, चलिए, एक्सप्लेनेशन में कुछ ऐसा खास नहीं। देखिए, हुमायूं के समय में मुगलों ने चित्रकला में अपनी अभिरुचि दिखाई थी। कौन कौन इसके चित्रकार थे? मीर सैयद अली और अब्दुस समद, दोनों ही फारसी चित्रकार थे।
ठीक, अकबर के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः सचित्र पुस्तकों या पांडुलिपियों जैसे कि तूतीनामा, हमजानामा, रज्मनामा, अनवर ए सुहेली आदि में प्राकृतिक दृश्यों, ज्यामितियों, दरबार और शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया। इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों, पशु पक्षियों आदि के अनेक वैयक्तिक रूप चित्र बनवाए और अनेक चित्राधारों या एल्बमों का निर्माण करवाया। अब इतने चित्र बनवा लेगा तो रखने के लिए कहीं न कहीं तो रखेगा, अब कहीं रख दिया तो वो एल्बम हो गया। नेक्स्ट, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? ए शिल्प कला, बी चित्रकला, सी नृत्य कला या डी संगीत कला। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी चित्रकला। ठीक है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल ये सब जो है चित्रकला के ही विभिन्न शैलियाँ हैं। ठीक है, चलिए देखिए हुआ क्या था ना कि जब मुगल काल में चित्र का अंत होने लगा था तो यहाँ के जो सभी चित्रकार थे वह अलग अलग जगहों पर चले गए औरंगजेब के समय में ही। ठीक, अब जब यह जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ इन्होंने अपना अपना भाई, अब हाथ में कला तो था ही, वहाँ वहाँ पे चित्र बनाना शुरू किया तो वे विभिन्न नामों से जाने लगे थे। यही से एक सामान्य सी घटना घटी थी। देखिए, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल यह सभी मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों की ओर की जाने वाली चित्रकारी को सामान्यतया पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट प्रश्न, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ए मंदिर कला, बी चित्रकला, सी युद्ध कला या डी मूर्ति कला अथवा ई इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। किशनगढ़ शैली जो है वह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है और राजस्थान की प्रसिद्ध शैली है किशनगढ़ चित्रकला शैली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब को दक्षता प्राप्त थी? ए सितार, बी पखवाज, सी वीणा या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब जो है वह वीणा बजाने में एक्सपर्ट था। ठीक है, हालांकि इसने संगीत पर पाबंदी लगाती थी। देखिए, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीतों पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। नेक्स्ट, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है ए तोड़ी, बी दरबारी, सी भोपाली या डी भीम पलासी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग जो है वह है तोड़ी राग। देखते नहीं आपने जो कोई पुराने सीरियल आते हैं उसमें सुबह सुबह लोग गाना गा के राजा को या राजकुमारों को जगाते हैं, तो उसी को तोड़ी बोला जाता था। ठीक है, यह राज दरबारों में भाटों और चारणों के द्वारा गाया जाता था। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। पेन लिया ही नहीं मैंने। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने 5 संगीत अर्चना या संगीत सीखने के केंद्र बनाए थे। ठीक है, देखिए, हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की और इनको गाने का रूप प्रदान किया। ये गायन और वादन दोनों ही कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक और मदन लाल। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में निम्नलिखित सम्मिलित थे? पहला तानसेन, दूसरा हरिदास, तीसरा सूरदास, चौथा विलास खां। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है। कूट है ए 1 और 2, बी 2 और 3,
सी 1, 2 और 3 या डी सभी चारों। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला और दूसरा, तानसेन और हरिदास जो है वह ध्रुपद गायन को जानने वाले थे अकबर के दरबार में, जबकि जो विलास खां था वह जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ए आगरा में, बी ग्वालियर में, सी झांसी में या डी जयपुर में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। तानसेन का जो मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है। देखिए यहाँ पर, तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था और यह अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा यानी कि रीवा के भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवा लिया और बहुत ही ऊंचा स्थान दिया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। अबुल फजल का मानना था कि उसके समय में भारतवर्ष में उससे पहले 1000 वर्ष तक कोई भी इतना अच्छा गायक नहीं पैदा हुआ था। ठीक, उसने जो है राजा मान सिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी और तानसेन का जो मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि तानसेन का मूल नाम क्या था, तो हमने देखा तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ए भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, बी मालवा का राज बहादुर, सी मेवाड़ का उदय सिंह या डी गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो सही आंसर हमने देखा भाटा, रीवा के भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पहले तानसेन को या रामतनु पांडे को शरण दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर या डी शाहजहां। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने जो है लाला कलावंत से हिंदू संगीत में शिक्षा दीक्षा ली थी। ठीक है, और यह अकबर जो है वह नगाड़ा बजाने में प्रवीण था या नगाड़े का एक्सपर्ट था। फिलहाल ऐसा करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लेंदी वाले लेक्चर्स हैं, इसमें आपको नींद भी आने लग रही होगी। ठीक है, तो इसको रोक देते हैं, कल जो है पूरा मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।